Hello friends, how are you? I hope everyone is doing great. First of all, a big thank you to those who have already subscribed to my channel and those who are new to my channel या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा. प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस. सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस. फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए. और फ्रेंड्स, ये एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, 10+2 का दूसरा कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेनोग्राफर हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी आने वाला है, और बैंकिंग हो, तो फ्रेंड्स ये सब में पूछा जाता है. ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं उसमें भी आता है, डायरेक्टली भी आते हैं. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें. और फ्रेंड्स, ये एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स की कवरेज करता है और एसएससी में तो ये एटलीस्ट 5 मार्क्स का आता है. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के एंड में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना. सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट इडियम है दैट इज़ एन आयरन विल. इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर. और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही हैज़ एन आयरन विल ट्राइंग टू स्टैंड अप आफ्टर दैट पंच. मतलब पंच खाने के बाद भी उसमें इतनी इच्छा शक्ति अच्छी थी, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वो वापस से उठकर आ गया. और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आयरन विल. आयरन कैसा, आयरन होता है लोहा, और लोहा कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन से ही आप क्या कनेक्ट कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग को. तो स्ट्रॉन्ग और विल होती है आपकी इच्छा, तो इच्छा शक्ति आपकी, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर. ठीक है, भूलना मत इसे. और फ्रेंड्स, आप हर परिस्थिति का ऐसे स्ट्रांगली आप फेस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो मूवीज़ होती हैं उसमें जब विलन हीरो को मारता है पहले तो हीरो गिर जाता है, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति इतनी होती है कि वो वापस उठता है और विलन की खूब पिटाई करता है. और आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये एथलीट है और ये हार के बैठ गई, लेकिन वापस से ये उठी अपने आप को मोटिवेट करके, क्योंकि इनकी आयरन विल क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं दैट इज़ एट ईज़. फ्रेंड्स, आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, कि कंफर्टेबल, आराम से, जहाँ कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल यही मतलब है इसका. फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, मतलब दर्द से या फिर किसी भी चिंता से दूर रहना, मतलब कोई चिंता ही नहीं है. तो फ्रेंड्स, इसका आप एग्जाम्पल देखते हैं. द लिटिल गर्ल फेल्ट एट ईज़ विद हर न्यू क्लासमेट्स एट स्कूल. स्कूल में कई बार हम स्कूल चेंज कर लेते हैं और न्यू स्कूल में जाते हैं तो सब नए बच्चे होते हैं, तो उनके साथ स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है. लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो लिटिल गर्ल है इसके जो क्लासमेट्स हैं बहुत अच्छे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई इसे परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है. तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे एट ईज़ मतलब ईजी हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत क्या कह सकते हैं हम, कि कोई पेन ना हो, एंजाइटी ना हो, चिंता ना हो. तो बिल्कुल चिंता रहित अगर हम बात करेंगे तो दैट इज़ एट ईज़. ओके, नेक्स्ट इडियम इज़ एन एक्स टू ग्राइंड. इसका मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस. तो सबसे पहले तो आपको ट्रिक बताते हैं कि एक्स होता है कुल्हाड़ी, इससे वो काट रहा है. जैसे आपने देखा होगा जो लकड़ी काटने वाला होता है वो पेड़ों को काटता है. और आप एक बार बताइए कि वो पेड़ों को काट रहा है, लेकिन किसके लिए, खुद के लिए या फिर मतलब एनवायरनमेंट के लिए, अपने लिए काट रहा होता है. तो एक्स से आप याद रखेंगे, एक्स से मतलब कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी वाला कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है अपने लिए, अपने मतलब के लिए. तो कोई भी काम जो अपने मतलब के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं एक्स टू ग्राइंड. तो समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस. यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैव नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, दे जस्ट वांट टू सेव द प्लैनेट. तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका कोई भी पॉलिटिकल सेल्फिश रीज़न नहीं है, वो कोई अपने मतलब के लिए कोई पॉलिटिकली रीज़न कोई उनका जो सेल्फिश है उसके लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ प्लैनेट को सेव करना चाहते हैं. और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि ये कैसे इस फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, नए पौधे लगा रहे हैं. तो फ्रेंड्स, ये बिना मतलब का काम है, ये सिर्फ अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा.
तो एन एक्स टू ग्राइंड क्या होता है, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं हमारे वो सेल्फिश नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एन ऑलिव ब्रांच, ये बहुत ही अच्छा ईडियम है, इसका मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट या फिर पीस ट्रीटी। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही हेल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच टू द ऑपोजिशन बाय रिलीजिंग 42 पॉलिटिकल प्रिजनर्स। उसने क्या करा, उसने ऑपोजिशन के जो 42 पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया, ठीक है, ताकि क्या हो, कोई लड़ाई ना हो, शांति बनाए रखने के लिए ये सब करा उसने। और फ्रेंड्स होता है कई बार जब वॉर्स होने वाली होती हैं या लड़ाइयाँ होने वाली होती हैं तो उस टाइम में क्या होता है, दो कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स होते हैं या फिर जो हेड होते हैं वो क्या करते हैं, पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं जिससे कि लड़ाई ना हो, क्योंकि अगर वॉर होती है तो बहुत नुकसान होता है, इकोनॉमी का भी और साथ ही साथ लोगों का भी बहुत जाने जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ये अपने अपने कंट्री के डेलीगेट्स हैं, ये हाथ मिला रहे हैं ताकि क्या कर लें, ताकि शांति बनाए रखें ये अपने अपने देशों में और नुकसान ना हो ज़्यादा। और यहाँ पे ये देखिए जो ट्रीटी ऑफ पीस है वो ऐसे साइन किया जाता है। नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, एंड आप इसी से रीज़न, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद और डिस्प्यूट का भी वही मतलब होता है, मतभेद मतलब लड़ाई, और मैटर का मतलब हो गया यहाँ पे कि लड़ाई का कारण, झगड़े का कारण, ठीक है। और इसको अब करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, पहले तो ये बहुत अच्छे से हाथ पकड़ पकड़ के घूम रहे हैं, खेल रहे हैं बगीचे में, और फ्रेंड्स बाद में क्या होता है, इनमें से किसी एक को गोल्डन एप्पल मिल जाता है, गोल्ड एप्पल मिल जाता है, और इसमें देखिए ये अकेले लेके साइड हो जाती है, ये इसको रोक रही होती है कि नहीं नहीं मुझे भी चाहिए, ये भी इसका रास्ता रोक रही है कि नहीं नहीं मुझे भी चाहिए। तो देखिए एप्पल से क्या हो गया, इनके बीच में मतभेद हो गया, मतलब इनके झगड़े का कारण क्या बन रहा है, अब एप्पल बन रहा है, सिर्फ एक एप्पल इनके झगड़े का कारण बन रहा है। सो फ्रेंड्स एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े का कारण, तो आप इसको याद रखेंगे। डिस्कॉर्ड का मतलब तो होता है लड़ाई, और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड से आप याद रखना कि एक एप्पल की वजह से उनके बीच में लड़ाई हुई, किनके बीच में, इनके बीच में लड़ाई हुई है एक एप्पल की वजह से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड हैज़ बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द को वर्कर्स फॉर क्वाइट सम टाइम। कंपनी है, वहाँ पे जो अच्छा काम करेगा उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या फिर ऑफ द मंथ अवार्ड मिलता है, तो सब लोग अपना बेस्ट करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ में क्या होता है कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसके चलते कई बार कॉन्स्पिरेसी भी होती है, षड्यंत्रबाजी भी होती है। तो फ्रेंड्स जो बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड है उसकी वजह से जो को वर्कर्स हैं उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, उनके बीच में वो जो बेस्ट एम्प्लॉय है वो झगड़े का कारण बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का ही एक और सिमिलर ईडियम है, दैट इज़ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। और बोन ऑफ कंटेंशन आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये भी अच्छा ईडियम है, और जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है ये भी अच्छा ईडियम है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो नेक्स्ट इज़ एट अ लॉस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईडियम है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो, तीनों में ये पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड या फिर टू बी अनेबल टू डिसाइड, मतलब जब आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तब हम कहते हैं कि एट अ लॉस है वो। तो आप लॉस से ये मत समझिएगा कि ये घाटे की बात कर रहा है, नुकसान फ़ायदा वाला जो होता है उसकी बात नहीं कर रहा है ये। तो जब आप खोए रहते हो तो आप लॉस्ट रहते हो, कहते हैं ना कि इतना लॉस्ट क्यों है, इतना खोया हुआ क्यों है, तो वहाँ से आप कनेक्ट करिए इसको कि खोया हुआ है, ठीक है, मतलब समझ नहीं आ रहा उसे क्या करना है, कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे आप देखिए ये जो फीमेल हैं इनको किसी पार्टी में जाना है तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं इनके सामने, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि इनको कौन सी ड्रेस पहननी है। और फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि गर्ल्स ड्रेस डिसाइड करती हैं अपने लिए बेस्ट, तो उसमें टाइम लगता ही है। और तो आई एम एट अ लॉस एज टू व्हाट टू डू, कि मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, ओके।
तो एट अ लॉस से आप याद रखेंगे क्या, लॉस्ट की बात कर रहा है कि इतने खोए खोए क्यों हो, इतने लॉस्ट क्यों हो, तो आप याद रखना एट अ लॉस मीन्स कन्फ्यूज्ड। ओके, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट इज एट अ पिंच, इसका मतलब होता है इन अ ट्रबल। तो फ्रेंड्स पिंच होता है चूटी काटना, जब आपकी स्किन पे कोई चूटी काट देता है हाथ से तो आपको दर्द होता है, परेशान से हो जाते हैं एकदम से, अरे एकदम से किसने काट दिया ये, है ना, एकदम से परेशान हो जाते हैं, तो वो परेशान ही वर्ड है, परेशान मतलब ट्रबल। तो इन अ ट्रबल, एट अ पिंच मीन्स इन अ ट्रबल। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, आर फैमिली इज़ एट अ पिंच दीज डेज, इन दिनों जो हमारी फैमिली है वो क्या है, बहुत समस्या में है, बहुत प्रॉब्लम में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये अच्छी कपड़े पहने हुए हैं तो मतलब अच्छी फैमिली से होंगे, और ये एकदम से पता नहीं कहाँ खंडर जैसी जगह में आ जाते हैं, क्योंकि इनको या तो किडनैप कर लिया या फिर इनका घर बिक गया, पता नहीं, लेकिन ये परेशान से लग रहे हैं, तो मतलब ये लोग बहुत ही क्या हैं, ये एट अ पिंच हैं, ये मतलब एक ट्रबल में है। नेक्स्ट इज़ एट डैगर्स ड्रॉन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब है टू हैव बिटर एनमिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मनी होना, इसको हम कहेंगे। तो फ्रेंड्स डैगर्स जो होता है इसका मतलब होता है जो भाला चाकू होता है वो, और ड्रॉन का मतलब होता है निकालना। कोई हम कहते हैं ना, जैसे हम एटीएम जाते हैं, हम कैश क्या करते हैं, विदड्रॉन करते हैं, ड्रॉन करते हैं ना, तो वैसे ही ड्रॉन का मतलब होता है निकालना। तो आप चाकू भाला कब निकालेंगे, ये सब कब निकालेंगे, जब आपको किसी को क्या करना होगा, मारना होगा, और मारना कब चाहेंगे, जब किसी से बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मनी हो, ठीक है। और फ्रेंड्स वैसे किसी को मारना नहीं चाहिए चाहे कोई भी रीज़न हो, ठीक है, गलत बात है वो। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज़ एट डैगर्स ड्रॉन विद हर कलीग्स, मतलब वो उसके जो ऑफिस में जो कलीग्स हैं, जो उसके साथ काम करते हैं, उसके कलीग्स, उसके साथ वो कैसे है, उसका रिश्ता बहुत ही दुश्मनी भरा है, कट्टर दुश्मनी, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, ये होते हैं ये डैगर्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं ये। तो आप ये कब निकालना चाहेंगे, जब आपकी बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी हो। इनका फेस एक्सप्रेशन देखिए कितना गुस्से वाला है, एकदम उसको मारने वाला है कि इसको मैं मार दूँ, ऐसा इसका एक्सप्रेशन आ रहा है। और इनफैक्ट इनका भी देखिए यहाँ पे कैसा है, तो ये खुश नहीं है बिल्कुल एक दूसरे को देख के। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इसका जो एक और सिमिलर ईडियम है वो है बैड ब्लड, तो आप ये याद रखिएगा, बैड ब्लड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज अकीलीज हील्स, इसका मतलब होता है अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस, मतलब अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस मतलब ऐसी छोटी कोई कमज़ोरी लेकिन घातक हो, मतलब ऐसी कि आपकी जान ले ले या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या में डाल दे, ऐसी। तो फ्रेंड्स जो अकेलीज़ हील्स होता है उसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि देखिए इसको लीजिए पहले, एक एक मतलब इंग्लिश में आप बात करें तो ACHE मतलब दर्द, ठीक है। तो हील्स में दर्द हो रहा है, तो हील्स में दर्द हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हील्स डॉक्टर मना करते हैं पहनने के लिए जिनको दर्द होता है, और अगर आप तब भी पहनेंगे तो क्या होगा, आपकी बहुत ज़्यादा लेग्स में पेन हो सकता है जो आप सहन ना कर सकें, इतना बुरा दर्द होता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, एक से आप याद रखेंगे दर्द, और हील्स मतलब आपकी एड़ी, तो वहाँ पे आपको दर्द हो रहा है और बहुत ही घातक है वो, क्योंकि छोटा पहले तो दर्द होता है लेकिन बाद में वो कैसा साबित हो सकता है, बहुत ही घातक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये फीमेल है, ये इतनी हाई हील्स पहन रखी है इन्होंने, उसके इनके पैरों में दर्द होता है और इतना दर्द होता है कि इन्हें राहत नहीं मिलती, इन्हें दबाना पड़ता है अपने पैर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है पैरों में, तो प्रॉब्लम होती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, दो ही वॉज अ गुड पर्सन, हालांकि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, हिज शॉर्ट टेम्पर वॉज हिज अकीलीज हील्स, उसका जो शॉर्ट टेम्पर था, शॉर्ट टेम्पर होता है जो छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाए, उसको कहेंगे। तो वैसे तो वो अच्छा पर्सन था, लेकिन जो उसकी जल्दी से गुस्सा होने वाली आदत थी वो उसके लिए क्या है, घातक है, ठीक है। वैसे तो छोटी सी बात है लेकिन वो बहुत ही घातक कभी
साबित हो सकती है। तो अब याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट इज़ एन आर्म चेयर जॉब। इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छी जॉब जिसमें सैलरी भी आपको अच्छी मिल रही है और कंफर्ट जोन भी आपका बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो आप याद रख सकते हैं एन आर्म चेयर जॉब मतलब आर्म चेयर जॉब। तो सबसे पहले याद रखिए चेयर जिस पे आर्म्स होती हैं, जिस पे आप आर्म्स रख सकते हो, तो आर्म रख के आप आराम से कंफर्ट होते हैं ना उस पर, तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि कंफर्टेबल। नेक्स्ट इज जॉब, तो कंफर्टेबल यहाँ से याद रखिएगा कंफर्टेबल और यहाँ से याद रखिएगा आप जॉब। ओके, तो फ्रेंड्स गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। और फ्रेंड्स ये देखिए ये जो पर्सन है यहाँ पे कितनी आरामदायक इनकी नौकरी है, आराम से लेटे हुए हैं, लैपटॉप है, आराम से काम कर रहे हैं और इन्हें सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है। तो शी इज़ हैप्पी बिकॉज शी हैज़ एन आर्म चेयर जॉब। वो बहुत खुश है क्योंकि उसके पास आर्म चेयर जॉब है, मतलब बहुत ही अच्छी जॉब है जिसमें सैलरी भी अच्छी मिल रही है। नेक्स्ट इज़ एप्पल पाई ऑर्डर। बहुत ही अच्छा है ये, इसका मतलब होता है इन गुड कंडीशन। तो सबसे पहले तो आप देखिए एप्पल पाई, एप्पल पाई क्या होता है, ये पीसीस ऑफ एप्पल आपको दिख रहे हैं। और ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है एक सिस्टमेटिक वे में। तो देखिए यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में रखा है एप्पल पाई को। और आपको तो पता ही है, आप जब गेस्ट मान लो आपके घर में मेहमान आए और आपको कहा जाता है कि एप्पल कट करके लेकर आइए, तो आप ख़राब एप्पल तो देंगे नहीं उन्हें, अच्छा एप्पल देंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, है ना, अच्छी जो कंडीशन में हो। तो आप अच्छा एप्पल देंगे उन्हें, सड़ा हुआ तो देंगे नहीं कि रखा हुआ है, तो बिल्कुल फ्रेश एप्पल उन्हें काट के देंगे। तो वो आप याद रखेंगे कि एप्पल पाई ऑर्डर, मम्मी ने ऑर्डर किया है कि एप्पल पाई लेकर आना है, तो आप कैसे लेकर आएंगे, अच्छी कंडीशन में लेकर आएंगे, इन गुड कंडीशन। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, द हाउस वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर इवन दो द गेस्ट्स हैड ओनली लेफ्ट एन आवर अगो। ठीक है, कि जो मेहमान थे वो 1 घंटे पहले ही गए हैं, लेकिन तब भी घर कैसा था, बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स है, ये मीटिंग है इनकी, खा पी रहे हैं आराम से। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जब वो जाते हैं 1 घंटा हुआ भी नहीं होता है उन्हें, तब भी ये देखिए घर कितनी अच्छी कंडीशन में है। इसका मतलब ये कि फ्रेंड्स अच्छे थे, उन्होंने मैस नहीं किया। नेक्स्ट इज़ एट आर्म्स लेंथ। तो आप एट आर्म्स लेंथ से आप देख सकते हैं आपकी जो आर्म है उसको आप ऐसे सामने कर दीजिए। आपने अगर कपिल शर्मा शो देखा होगा तो उसमें जो पलक थी वो ऐसी कहती है टॉक टू माई हैंड, और अपने हाथ को ऐसे आगे करके करती। तो आप वहाँ से याद रखिएगा कि एट आर्म्स लेंथ मतलब लेंथ मतलब ठीक है लंबाई, वैसे यहाँ पे इसका मतलब है कि एट आर्म्स लेंथ मतलब जितनी आपकी आर्म है उसकी दूरी पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी दूरी पे ये इसको रख रहा है। तो अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, जब आप किसी के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होना नहीं चाहते हो तो आप इसका ईडियम का यूज़ करते हो कि एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब ऐसे ये नहीं है कि आप सच में इसको आर्म को दिखा दें, बट अगर आप जैसे दूरी बनाए रखते हैं तो उसको हम कहते हैं एट आर्म्स लेंथ, मतलब जो दूरी बनाए रखना होता है, ज़रूरी नहीं आपको हाथ ही दिखाना है। तो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ ही लुक्स टू बी अ फिशी पर्सन। जो वो आदमी है वो कुछ चालाक दिख रहा है, कुछ कॉन्स्पिरेसी करने वाला दिख रहा है। आई वुड कीप हिम एट आर्म्स लेंथ इफ़ आई वर यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे अपने से बहुत दूर रखता, मतलब उससे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता। और यहाँ पे भी देखिए ये अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहा है, ये उसको परेशान करने आ रही है ताकि वो कंसंट्रेट ना कर सके, तो इसलिए क्या करता है, आर्म्स लेंथ पे रखता है उसे कि स्टॉप, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नेक्स्ट इज एट वंस फिंगर्स टिप्स। तो फिंगर्स टिप पे आपकी कोई चीज़ रहती है तो मतलब बिल्कुल आपके नॉलेज में रहती है, आपको पूरी नॉलेज होती है, आप झट से उसका आंसर बता देते हैं। तो टू हैव कंप्लीट नॉलेज को हम क्या बोलेंगे, एट वंस फिंगर्स टिप। और याद रखिएगा फिंगर टिप्स पे कब होती है चीज़ें, जब आपको बिल्कुल परफेक्टली वो चीज़ें आती हैं। तो जब आपको किसी भी चीज़ की पूरी तरीके से नॉलेज होती है तब हम कहेंगे एट वंस फिंगर्स टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ ऑल द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स एट हिज फिंगर टिप्स। उसके पास जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है सारा वो सब उसकी फिंगर टिप्स पे है, मतलब उसे सारा ज्ञान है उस चीज़ का। और यहाँ पे इस पर्सन को देखिए, यहाँ पे इसे कितना ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान है, बिजनेस हो, बिल्डिंग्स हो, या फिर आइडिया हो, या फिर स्टैट्स कैसे जा रहे हैं, और सब कुछ इसके पास है, सब नॉलेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त, मतलब इन डिसऑर्डर, ठीक है।
इन डिसऑर्डर जब कोई भी चीज़ या कोई भी सिचुएशन, एक्चुअली जब कोई भी सिचुएशन बहुत बैडली ऑर्गेनाइज्ड होती है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं एट 6s एंड 7s। और फ्रेंड्स इसका एक कंफ्यूजिंग भी आएगा कि कंफ्यूज्ड इतना कि, या फिर मैसअप, जब बहुत ही चीज़ ख़राब होती है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं एट 6s एंड 7s। तो we've been at 6s and 7s in the office this week। इस हफ्ते ऑफिस में हम लोग कैसे थे, बहुत ही पजल थे, बहुत ही ज़्यादा बैडली ऑर्गेनाइज सिचुएशन में थे, डिसऑर्डर में थे। डिसऑर्डर का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑर्डर मतलब होता है एक प्रॉपर ऑर्डर में, और डिसऑर्डर मतलब प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। तो इस पर्सन ने क्या करा, पहले तो काम करा नहीं, अब देखो इतनी सारी फाइल्स आ रही है इसके पास में, तो ये क्या है 6s and 7s है, मतलब बहुत ही डिसऑर्डर में है, बहुत ही अस्त व्यस्त है कि हाय मैं क्या करूँ अब। नेक्स्ट इज, और फ्रेंड्स आप ये भी याद रखिए कि ये क्या बोल रहा है कि आप 6s 7s पे, तो ये भी देखो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ये खुद कंफ्यूज है ना। ईडीएम ही देखो 6s and 7s है ना, तो ये खुद कंफ्यूजिंग है, बैडली ऑर्गेनाइज है ना, खुद ही आप देख लीजिए। तो यहाँ से आप लिंक करना एट 6s and 7, मतलब 6 या 7 है ना, तो फिर इसका मतलब कंफ्यूज है, डिसऑर्डर है, ऑर्डर प्रॉपर नहीं है इसका। नेक्स्ट इज एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। इसका एग्जाम्पल देखिए, द लास्ट पैसेंजर टू बोर्ड द एयरक्राफ्ट गॉट ऑन द 11th आवर, मतलब अंतिम समय में वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट पे बोर्ड हुआ, आया जब बिल्कुल लास्ट टाइम था उस टाइम पे आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब आप एयरक्राफ्ट में, आपको एरोप्लेन में जाना होता है तब हम यूज़ करते हैं बोर्ड, ओके, हम हमेशा ये यूज़ करते हैं कि आपने बोर्ड कर लिया गया, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए ये इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि इसे एक्चुअली कूद के यहाँ पे जाना पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे ये कूद के जा रहा है सीधा, इतना लेट हो चुका है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये बस इसकी एंट्री हुई है इस एयरक्राफ्ट में। तो आप याद रखेंगे एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट। अब कैसे याद रखेंगे, दिन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हाफ अगर करें तो 12 हो गए, तो जो टाइम होता है वो वैसे 12 लास्ट होता है एक दिन का, है ना, 12 लास्ट होता है। तो 11th आवर मतलब देखो यहाँ पे होता है 11, राइट, तो बिल्कुल वो 11 पे आया है, तो 12 बजने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा ही बचा है बस, है ना, थोड़ा सा ही, पूरा दिन निकल गया, 12 बजने ही वाले हैं, तो बिल्कुल 11th आवर पे आया, मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम पे आया है, बिल्कुल, है ना। तो याद रखना 11th आवर मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम है ऑलमोस्ट, तो एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट इज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सच्चा हो, और जिसके कई लोग होते हैं जिनके मन में जो होता है वो सीधा उनके मुंह पे बोल देते हैं, वो बैक स्टेयर गॉसिप्स नहीं करते हैं, पीठ पीछे चुगली नहीं करते हैं, और ऐसे लोग एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इमेज देखते हैं। अबव बोर्ड मतलब बोर्ड के ऊपर, है ना, ट्रिक पहले हम समझते हैं इसकी, कैसे याद रखेंगे आप। बोर्ड मतलब तो आपको पता चल गया, ये रहा यहाँ पे बोर्ड, और अबव मतलब उसके ऊपर। तो आप किसी नदी के उधर गए हो और इस बोर्ड के ऊपर आप हो, कोई आसपास नहीं, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ पे हो, तो आप क्या करोगे, एक दूसरे से सच बोलोगे कि भाई मुझे तो डर लग रहा है, क्या होगा यार पता नहीं, और फिर ये भी बोल रहा है हाँ यार मुझे भी डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे जाएंगे, ये जो बोर्ड है ये तो ठीक ही नहीं है, कैसे जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम इसको लेके जा सकें आगे, है ना। तो फ्रेंड्स ये अपने मन की सच्ची बात बोल देते कि भाई मैंने तो, अगर इसने कुछ किया होता तो ये कन्फेस कर देता है, कन्फेशन कर देता है कि सॉरी उस चीज़ के लिए जो भी है। तो ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होते हैं वो हम कहेंगे अबव बोर्ड। तो अबव बोर्ड से आप याद रखना कि नदी थी, उसमें वो बोर्ड के ऊपर लोग खड़े थे और वो फंस गए थे वहाँ पे, और वो एक दूसरे से, क्योंकि अब फंस गए हैं तो वहाँ पे सच बोलना पड़ रहा है उन्हें एक दूसरे से कि डर रहा हूँ मैं, और कन्फेस करना कि डरना, तो वो भी एक ऑनेस्टी ही है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो मन में क्या लग रहा है डर, तो आपने बोला भी वही कि डर लग रहा है। गांधी जी वॉज अबव बोर्ड एंड हेंस हैज़ नथिंग टू हाइड। जो गांधी जी थे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट थे, इसलिए उन्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट इज आफ्टर वंस ओन हार्ट। देखो आफ्टर वंस ओन हार्ट का मतलब होता है सिमिलर टू यू, आपके ही जैसा जो हो उसको हम कहेंगे आफ्टर वंस ओन हार्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो पर्सन है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, दोनों नर्ड हैं, नर्ड मतलब पढ़ाकू बच्चे जो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडियस हैं। तो फ्रेंड्स, और शर्ट भी सेम पहनी है इन्होंने,
और आदतें भी इनकी सेम ही लग रही है थोड़ी। तो जिनकी आदतें सेम होती हैं, जो सोचते सिमिलर तरीके से हैं, एक तरीका होता है उसको हम कहते हैं आफ्टर वंस ओन हार्ट, मतलब जो आपके जैसा ही है। और आप ये देखिए, आप वर्ड इस ईडियम से ही कैसे करेंगे, आफ्टर मतलब पीछे, वंस ओन हार्ट, तो देखो अपने ही हार्ट के पीछे तो आप जाओगे नहीं, तो वंस ओन हार्ट मतलब किसी के दिल के पीछे जाना, तो किसी के दिल के पीछे जा रहे हैं जो आपके ही जैसा है, क्योंकि वंस ओन हार्ट बोला है यहाँ पे कि जो आपका ही जो हार्ट है वैसे ही के पीछे जाना, तो वैसे ही के पीछे क्या, जो आपके ही जैसा हो। तो यहाँ से आप याद रखना ओन हार्ट से कि आपके ही जैसे की बात चल रही है। When you brought chocolates, I knew you were a woman after my own heart. जब आप चॉकलेट लेकर आए तब मुझे पता था कि आप बिल्कुल मेरे जैसी ही हैं। तो जब एक जैसी सिमिलैरिटी होती है चीज़ों में तब आप इसका यूज़ करते हो क्या, कि you are after my own heart. ओके, नेक्स्ट इज एड फेदर इन वंस कैप। इसका मतलब होता है एडिशनल सक्सेस, या फिर हम कह सकते हैं कि नया ऑनर, नया डिस्टिंक्शन या नई सक्सेस जब आपको मिलती है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नया सम्मान जब आपको मिलता है तब हम कहते हैं एड फेदर इन वंस कैप। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रोनाल्डो है उसने क्या करा, गोल करा और उसको एक नई सक्सेस मिली, है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो आपको पता ही है कि आपको बार बार आपकी क्या करना पड़ता है, जीतना पड़ता है, आपको सक्सेस हासिल करनी होती है, तभी क्या होता है वो आपको और आगे तक लेके जाएगी और आपके जो फैंस हैं वो भी खुश रहेंगे। तो जो यहाँ पे ये रूथ है स्कोर्ड द लास्ट गोल फॉर हर टीम एडिंग अ फेदर इन हर कैप, मतलब उसने लास्ट गोल अपनी टीम का करा जिससे क्या हो गया, उसको नया सम्मान मिला। ओके, और फ्रेंड्स इसको आप याद कैसे रखें, देखो कैप होती है ना, कैप होती है, कैप अब सिंपल है आप पहन के जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक फेदर भी लगा दिया अब, ठीक है, इसमें क्या लगा दिया, एक फेदर भी लगा दिया, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, है ना, एडिशनल हो गया, और एडिशनल अच्छा हो गया, एडिशनल सक्सेस हो गई। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि कैप है, उसके कैप तो है ही, उसमें फेदर लगा रहे हैं, अब तो ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं मतलब एडिशनल कुछ कर रहे हैं, तो एडिशनल क्या कर रहे हैं, सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट इज एन आई वॉश, इसका मतलब होता है अ प्रिटेंस, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द होल इन्वेस्टिगेशन वॉज जस्ट एन आई वॉश एज नो वन वॉज हेल्ड गिल्टी। पूरी जो तहकीकात हुई, जो CBI या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो भी तहकीकात हुई वो सिर्फ एक दिखावा था क्योंकि किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। और फ्रेंड्स आप इसको लिंक कर सकते हैं आई वॉश मतलब आँख धोना। तो यहाँ पे देखिए जब आप आँख धो रहे हो, है ना, तो इधर कुछ भी हो या इधर कुछ भी हो, क्या आपको दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। और अगर कोई बोल रहा है कि मतलब आपकी आंखों पे एकदम से पानी डाल रहा है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, है ना, तो इसका मतलब वो दिखावा कर रहा है ना, कि आप पानी से अपनी आँख धो मतलब आई वॉश करो, उससे क्या होगा, आपको दिखेगा ही नहीं, आपकी एक तरह से आंखों पे से क्या कर रहा है, वो पर्दा डाल रहा है, ठीक है, तो दिखावा, आप प्रिटेंस को क्या कहेंगे, एन आई वॉश। नेक्स्ट इज़ अ हेयर ब्रेथ एस्केप, इसका मतलब होता है वेरी नैरो एस्केप, मतलब बाल बचना। जब आप कई बार किसी कोई समस्या हो जाती है या फिर आप रोड पे चल रहे होते हो, कोई कार वाला या बाइक वाला एकदम से आपके आप जैसे यहाँ पे हो एकदम से आपके साइड से लेके जाते हो तो आप एकदम से घबरा जाते हो, एकदम से बच जाते हो बस कि अरे बाल बच गया आज तो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ऐसी है, यहाँ पे एक बस जा रही है, ये स्कूटी गिर गई, ये जो बंदा है बस ये बचा ही है, टायर ऑलमोस्ट उसके पास ही है, बस ये बाल बचा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये बाल बस बच गया, बहुत ही वेरी नैरो एस्केप। तो शी हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप इन द बस एक्सीडेंट, जब बस एक्सीडेंट हुआ तो बस वो बाल बच गई। और फ्रेंड्स आप ये याद रखना, अ हेयर ब्रेथ एस्केप से ही बाल बचना, पहली बात तो आप इससे भी लिंक कर सकते हो अगर आपको हिंदी में ये मुहावरा पता है। एस्केप का मतलब होता है बच जाना, निकल जाना, और हेयर ब्रेथ देखिए जो बाल होता है उसकी ब्रेथ चौड़ाई कितनी होती है, बिल्कुल थोड़ी सी होती है, बिल्कुल कम, है ना,
तो आप देखिए उतना कम, उतनी जो ब्रेथ है, तो हेयर ब्रेथ मतलब बहुत ही कम, और एस्केप मतलब बच निकलना, तो बहुत ही कम उससे बच निकलना, ठीक है। तो बिल्कुल बाल बाल बचना, वेरी नैरो स्केप, ओके। नेक्स्ट इज एज फिट एज अ फिडल, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एग्जाम्पल है, माई ग्रैंड फादर इज़ 90 ईयर्स ओल्ड बट ही इज़ एज फिट एज अ फिडल। मेरे जो दादाजी हैं वो 90 ईयर्स, मतलब नाना जी भी हो सकते हैं, ग्रैंड फादर जो हैं वो 90 ईयर्स ओल्ड के, लेकिन आज भी वो कैसे हैं, इतने फिट हैं जैसे एज अ फिडल। तो फ्रेंड्स आप इसको फिट से ही लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग की बात करिए कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हैं, ये आज भी मतलब रनिंग करते हैं तो बहुत फिट हैं, और फिट से ही आप याद रखना, फिट मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी की बात की है। नेक्स्ट इज एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है एट अ लिटिल डिस्टेंस। और एग्जाम्पल देखते हैं, द होटल इज़ ओनली एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द बीच, मतलब जो होटल है वो बीच से सिर्फ कुछ ही दूरी पे है, ठीक है, लिटिल डिस्टेंस पे। और आप किसको याद कैसे रखेंगे कि ये थोड़े से ही डिस्टेंस पे, देखिए आप अगर यहाँ खड़े हैं, इधर खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से आप पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, या यहाँ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, है ना। तो इसका स्टोन, पत्थर कहाँ तक जा सकता है, थोड़ी ही दूर जा सकता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, तो थोड़ी ही सी दूर जा सकता है, वहीं से है एट अ लिटिल डिस्टेंस, ओके। याद रखोगे आप, स्टोन थ्रो, पत्थर फेंका, लेकिन कितनी दूर गया, बस थोड़ी सी दूर, तो एट अ लिटिल डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट इज़ एट लार्ज, इसका मतलब होता है एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग। और यहाँ पे देखिए ये जो प्रिजनर है ये कैसे बच निकलता है, तार को ये क्रॉस करके जा रहा है और ये भाग जाता है बहुत ही तेज़ी से। तो द एस्केप प्रिजनर्स आर स्टिल एट लार्ज, जो एस्केप प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स, जो आरोपी थे, वो जो मतलब चले गए, फरार हो गए, वो आज भी क्या हैं, कानून की गिरफ्त से दूर हैं, आज भी भगोड़े हैं, ठीक है। याद रखना इसे, कई होते हैं जो भाग जाते हैं फिर वापस पकड़ में आना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसका एट लार्ज का एब्सकॉन्डिंग मतलब होता है, और एब्सकॉन्ड का मैंने लास्ट टाइम करवाया था, फिर से करवा दिया। एब्सकॉन्ड का आप याद रखना, जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड हीरो है, अगर उसको कोई पकड़ेगा जेल में रखेगा तो वो भाग ही जाएगा, बिकॉज इज जेम्स बॉन्ड, ओके। तो जेम्स बॉन्ड क्या हो गया, एब्सकॉन्ड हो गया, फरार हो गया, ठीक है। और एट लार्ज से आप याद रखिएगा कानून की गिरफ्त से दूर, लार्ज मतलब दूर, ठीक है, एट लार्ज मतलब दूर। नेक्स्ट इज एट ऑड्स, इसका मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट, और आप ओड से ही लगा दीजिए। ओड क्या होता है, अलग, जहाँ मिल ना सके, ठीक है। ओड क्या होते हैं, अलग, डिफरेंट। तो ओड जैसे आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कलर्स, अगर आप वो ऑड वन आउट आ जाए, जैसे ग्रीन, पिंक, येलो, बॉटल, तो ऑड क्या हो गया, बॉटल, जो मतलब मिल नहीं रहा है। तो एट ऑड्स मतलब जो मिल नहीं रहा है, और जब मिलता नहीं है तो क्या होता है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब वो लोग मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, वो एक मिलकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एट ऑड्स, मतलब असहमत होना। दे आर डेफिनेटली एट ओट्स अबाउट हाउ टू रन द कंपनी, मतलब वो लोग पक्का कंपनी कैसे चलनी है उसमें डिसअग्री पे हैं, क्योंकि हर किसी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, अपना अपना एजेंडा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कोई मिल नहीं रहा है कि कंपनी कैसे चलनी है, सब लोग अपने अपने दे रहे हैं, और ये जो है ये परेशान हो गई कि किसकी सुनूं मैं अब, है ना। तो एट ओड्स से याद रखिएगा, ओड्स मतलब अलग, डिफरेंट, और जब डिफरेंट चीज़ें होती हैं तब डिसएग्रीमेंट होता ही होता है। नेक्स्ट इज एट सी, इसका मतलब होता है टू बी कन्फ्यूज्ड। एग्जाम्पल इज ही वॉज एट सी व्हेन ही सॉ द क्वेश्चन पेपर, जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो वो क्या हो गया, कन्फ्यूज्ड हो गया, इतना ज़्यादा, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था, उसे आता ही नहीं था, तो कन्फ्यूज ही होगा फिर। तो फ्रेंड्स इसको आप लिंक कर सकते हो, देखो सी से, तो एट सी मतलब सी पर, ठीक है। तो सी पर वो पहुंचा, एक पर्सन है वो सी के यहाँ पे पहुंचा, अब उसे पता ही नहीं है कहाँ से जाऊं, कहीं भटक गया जंगल से, तो अब आगे आगे उसको जानता और आगे देखता है, ये तो अरे ये तो सी आ गई, कहाँ से जाऊं मैं, अब कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा, जहाँ देखो वहाँ सी है। तो ये क्या हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया।
तो एट सी से याद रखना कि समुद्र के वहाँ आप पहुँच गए जंगल से निकल के किसी भी तरह, और अब देख रहे हो चारों तरफ पानी ही पानी है, नाव भी नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे क्रॉस करके, आपको कुछ नहीं पता, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो एट सी से आप याद रखिएगा कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट इज एट नॉट। फ्रेंड्स जो नॉट है इसका मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं, ठीक है। जब आप नहीं मानते हो, आप अग्री नहीं करते हो तब, या फिर आप इग्नोर करते हो, तो इसका मतलब होता है टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। कोई भी चीज़ आप जब क्या करते हो, असम्मान करते हो किसी भी चीज़ का, जब आपको लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। शी सेट माई एडवाइस एट नॉट एंड देन सफ़र। उसने मेरी एडवाइस का असम्मान करा और उसके बाद क्या करा, फिर सफ़र करा। फ्रेंड्स हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो टीनेजर हैं, यहाँ पे इसकी मॉम कुछ एडवाइस कर रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, हाथ दिखा के बोल रही है, असम्मान कर रही है कि मुझे नहीं सुनना। और फिर बाद में क्या करती है, एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, जो भी होता है, बाद में रो रही होती है। तो बाद में सफ़र क्या करना है, इसलिए हमें पेरेंट्स की सुननी चाहिए हमेशा अपनी, ठीक है। आप याद रखेंगे एट नॉट मतलब नॉट से नॉट याद रखना, NOT, ठीक है, NOT याद रखना। इसका मतलब होता है क्या, कि आप नहीं मान रहे हो, तो नहीं मानोगे अगर अपने घर वालों की बात, तो क्या होगा, आप बाद में सफ़र करेंगे। नेक्स्ट इज़ एट लॉगर हेड्स। इसका मतलब होता है टू बी एट स्ट्राइफ, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव बीन एट लॉगर हेड्स विद द नेबर्स फॉर ईयर्स। वो अपने नेबर्स के साथ में कैसे थे, शत्रुता की अवस्था में थे, मतलब शत्रु थे एक दूसरे के, शत्रुता इतनी थी उनकी। तो आप याद रखना एट लॉगर हेड्स मतलब शत्रुता, तो वो एक दूसरे के साथ, अपने नेबर के साथ, अपने पड़ोसी के साथ शत्रु जैसे थे, ठीक है। और फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, स्ट्राइफ मतलब आप याद रखना झगड़ा या फिर दुश्मनी, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लॉगर हेड्स ऐसे याद रखेंगे कि आपको कैसा पता चलेगा कि ये दुश्मनी से रिलेटेड है, स्ट्राइफ से रिलेटेड है। लोग गेर रहे हैं हेड्स। लोग क्या कर रहे हैं, गेर रहे हैं हेड्स। लोग गेर रहे हैं हेड्स। और एक दूसरे के हेड पकड़ कर, ये भी देखिए, ये भी ये पकड़ने ही वाला है, बस इसका हेड ही पकड़ रहा है। तो लोग कब गिरते हैं हेड्स, आपने देखा होगा, काट देते हैं हेड्स को, या फिर मरोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, है ना। तो लोग एक दूसरे का सर कब गिराते हैं, जब उनकी एक दूसरे से क्या हो, दुश्मनी हो, शत्रुता हो, ऐसी अवस्था हो, ठीक है। तो याद रखेंगे लोग गिर रहे हैं हेड्स, और हेड्स कब करते हैं, जब दुश्मनी सी हो, शत्रुता की अवस्था हो, तब। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एट वंस बैक एंड कॉल। इसका मतलब होता है एट सर्विस, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द सर्वेंट्स वर ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ द रिच मर्चेंट। जो सर्वेंट्स थे वो हमेशा क्या थे, हाजिर थे अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, आज्ञा में हाजिर रह रहे थे हमेशा, किसके, रिच, जो बहुत पैसे वाला जो मर्चेंट था उसके। तो फ्रेंड्स आप इसको कैसे लिंक करेंगे, आगे पढ़ते हैं। देखिए ये होटल में गए हो आप, कहीं पे होटल में जाते हो, कहीं पे भी आप कॉल करते हो कि मुझे लंच करना है। जो सर्विस पर्सन होता है वो फिर लंच लेकर आता है, और फिर नाश्ता कराता है, जूस सब एप्पल वगैरह देता है। देखिए यहाँ पे नाश्ता करवा रहा है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि एक कॉल पे, तो एक कॉल पे एट वंस बैक इन कॉल, एक कॉल पे क्या हुआ, सर्विस देने आ गया। तो आप याद रखेंगे एट वंस बैक इन कॉल मतलब एट सर्विस, ठीक है, आज्ञा में हाजिर रहना। याद रखेंगे एट वंस बैक इन कॉल मतलब हाजिर रहना। और फ्रेंड्स ये जो बैक वर्ड है BECK, ये आया है बैकन से। कहाँ से आया है ये, बैकन से आया है। और इसका मतलब होता था कि किसी और को ऑर्डर देना फॉलो करने के लिए, किसी और को ऑर्डर देना फॉलो करने के लिए, याद रहेगा। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं। अज्यूम एयर्स, इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, और इसका एग्जाम्पल है आफ्टर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर ही हैज़ अज्यूम्ड एयर्स। मतलब IAS ऑफिसर बनने के बाद वो कैसा हो गया है, उसके बड़प्पन दिखाने लग गया है वो, ठीक है। फ्रेंड्स इसका जो मतलब होता है, ये
अज्यूम्ड एयर्स का टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी का और इजी तरीके से समझेंगे। जब कोई ऐसा समझता है कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है दूसरों से, जबकि वो होता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, ऐसा सोच लेता है खुद ही, ऐसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी कि वो बहुत बड़ा बन गया है, ऐसा दिखावा करना क्या होता है, अज्यूम एयर्स। ओके, और आप इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है। ट्रिक ये है कि देखो, अज्यूम मतलब अज्यूम करना, मानना, और एयर्स, एयर्स मतलब हवा से आप लिंक कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब अनुमान लगाना कि जो हवा है वो आज पश्चिम से नहीं पूर्व से निकले, पूर्व से निकलेगी, मतलब इतना वो एक्सपर्ट हो जाना कि ऐसे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। तो अपने आप को इतना बड़ा मान लेना कि कुछ भी बोल देना, या फिर अपने आप को ज़्यादा दिखाना कि मुझे सब आता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सब दिखाना, इसको कहते हैं अज्यूम्ड एयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अज्यूम एयर से आप याद रखना कि हवा को अज्यूम कर लेना कहाँ से आएगी, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट कर सकते हैं, बट एक मतलब आप नहीं कर सकते। तो ऐसा अगर कोई करता है कि उसे पता नहीं, लेकिन वो ऐसे दिखावे की कोशिश कर रहा होता है, तो आप याद रखिएगा अज्यूम एयर्स मतलब प्रिटेंड करना कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट इज एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है पजल्ड, परप्लेक्स या फिर कंफ्यूज्ड। तो आई एम एट माई विट्स एंड विद दिस इंटरनेट, इट्स अनबिलीवेबली स्लो। इट्स अनबिलीवेबली स्लो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, परप्लेक्स्ड हूँ, क्योंकि जो मेरा जो इंटरनेट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और फ्रेंड्स, ये जो विट होता है, ये आपके मेंटल फैसिलिटी से रिलेटेड होता है कि आपका जो मानसिक संतुलन है वो कैसा है। तो एट विट्स एंड का मतलब होता है चकित। ठीक है, चकित मतलब परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज, पजल, जैसे मतलब परेशान सा हो जाना, उसको कहते हैं हम क्या, एट वंस विट्स एंड। और फ्रेंड्स, ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम हैं, तो बहुत अच्छे हैं, ये पूछे भी जाते हैं। परप्लेक्स बहुत अच्छा वर्ड है, तो आप याद रखिएगा पजल्ड, परप्लेक्स, कंफ्यूज्ड। तो एट वंस विट्स एंड से आप याद रखिएगा, विट मतलब मेंटल, आपकी जो मेंटल फैसिलिटी है, मतलब आपके दिमाग के लिए बात कर रहे हैं, और एंड मतलब ख़त्म। आपका जब दिमाग मतलब सोचेंगे ख़त्म हो जाता है, आप क्या हो जाते हो, कब होता है ऐसा, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट ईडियम, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि फ्यूचर की जो नोटिफिकेशंस है वीडियो की हमारी, वो आपको आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।